बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत हम लगातार उन विषयों पर बात कर रहे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज बहुत चुना, वो चर्चा के केंद्र में रहना चाहिए। देश में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है चुनाव प्रचार के दौरान जो चुनाव के केंद्र में होना चाहिए, लेकिन इन सबसे उलट हरियाणा सुर्खियों में, हरियाणा चर्चा में है और उल्टी बंसी मानो बज रही है। बज इसलिए रही है कि कल अचानक चौंकाने वाली खबर आई कि 12 मार्च 2024 को हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के इस्तीफे के बाद एक नई सरकार भाजपा की अस्तित्व में आई। वो सरकार थी नायब सैनी की सरकार। नायब सैनी जो प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको अचानक पार्टी ने मुख्यमंत्री दायित्व सौंप दिया। जिस जननायक जनता पार्टी के समर्थन के साथ पिछले 4.5 साल से सरकार चल रही थी, उस जेजेपी से अपना नाता तोड़ लिया गया। बताया गया कि जेजेपी के तरीके ठीक नहीं हैं। जेजेपी ने बताया कि हमारी लोकसभा के संदर्भ में सहमति नहीं बनी है और कुल मिला के एक नई सरकार हरियाणा में अस्तित्व में आ गई। उस सरकार को 6 निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन दिया गया था। नायब सैनी के द्वारा विश्वास मत विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उस विश्वास मत को बड़ी सहजता के साथ मंजूर भी कर लिया गया। लगा कि अब लोकसभा चुनाव, लोकसभा के बाद में विधानसभा का चुनाव होगा, जनता अपना अपना फैसला लेगी। लेकिन कल एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। चौंकाने वाला इसलिए कि अभी जब कभी भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो अमूमन तमाम विधायक या सांसद भाजपा को साथ देने का ऐलान करते हैं। कल कुछ अलग हुआ। अलग ये हुआ कि जिन 6 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया था, उनमें से 3 निर्दलीय विधायक कल कांग्रेस के साथ आकर बैठ गए और बोले ये सरकार ठीक नहीं है, हम इस सरकार के साथ नहीं रह सकते और हमारा समर्थन अब कांग्रेस पार्टी को है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री मंद मुस्कुराते हुए बोले, नायब सैनी सरकार नैतिकता के आधार रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे इस्तीफा देना चाहिए, नया चुनाव होना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सियासी बवंडर नायब के पास नंबर। संदर्भ ये कि क्या वाकई इन 3 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी के साथ नायब सैनी का सदन में विश्वास नहीं रह गया, सदन में बहुमत नहीं रह गया, या इस नंबर ने नए सिरे से जमावट को मंजूरी दिलाने के हालात बना दिए हैं और कई विधायक जो मन के स्तर पर नायब सैनी और भाजपा के साथ हैं, उनके खुलकर सामने आने के लिए हालात बन गए। क्या वाकई संख्या के आधार पर नायब सैनी को कोई खतरा है, या कुल मिलाकर ये एक सियासी तमाशा है जो लोकसभा चुनाव के अंतर्गत काफी देखा, सुना और पढ़ा जा रहा है। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बिशन लाल सैनी जी हैं, विधायक है कांग्रेस पार्टी के, जिस कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जगा दी है कि कुछ बड़ा हो सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें बताना है उनकी पार्टी इसे संकट मान रही है या संभावना मान रही है। रणधीर गोलन जी हमारे साथ हैं, जिनके पराक्रम, जिनके परिश्रम, जिनकी पहल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हरियाणा में सियासी तूफान उठा हुआ है, वो रणधीर गोलन जी यानी निर्दलीय विधायक, वह हमारे साथ में है। और दीप कमल सहारण हमारे साथ में है, जननायक जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। दुष्यंत चौटाला जिन्होंने 4.5 साल सरकार चलवाई, वो कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हैं अगर कांग्रेस उनका साथ लेने के लिए तैयार है। आप चारों का स्वागत है। पर चर्चा शुरू करें हम रणधीर गोलन जी के साथ, उससे पहले कुछ बयान पर दृष्टि डालते चर्चा को रणधीर जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। कि आज जो गणित बनता है, उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन करें। आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता। हमें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, रणधीर जी, आप लोगों को बता रहे हैं क्या कर रहे हो आप लोग। जो 30 है उन 30 के साथ आप 3 खड़े होकर क्या तीर मार लोगे, ऐसा खट्टर साहब जानना चाह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी जिज्ञासा है क्या कर लोगे। रणधीर जी बताएंगे क्या कर लेंगे।
जी, ये तो समय बताएगा जी आने वाली 4 तारीख दिन क्या कर लेंगे, जी क्या तीर मारे। 25 मई को वोटिंग है हरियाणा के अंदर और 4 जून को हरियाणा प्रदेश और पूरे देश के नतीजे आएंगे। जब ये नतीजे आएंगे बड़े चौंकाने वाले, पता चल जाएगा बीजेपी को। पर रणधीर जी थोड़ा सा हमको अभी ये इतना आप बता दो कि जिन नायब सैनिक की सरकार को आपने बामुश्किल 2 महीने पहले अपना समर्थन जाहिर किया था, वो नायब सैनिक सरकार ने ऐसा कर क्या दिया जो अब हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ बैठे हुए दिखाई देने लगे, कांग्रेस के साथ दिखाई देने लगे, अपने भविष्य की संभावनाएं इन लोगों के साथ देखने लगे? थोड़ा इसमें तो बताओ। देखिए, जब नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो हमने उनको निस्वार्थ भाव से था, लेकिन जैसे लोकसभा के चुनाव का डंक बजा तो जनता के अंदर हो गई। और जब साढ़े हम विधायक में थे, हमारे हल्के की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन देने के लिए हमें कहा था। और अब लगभग पिछले 10 दिनों से मैंने अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। जो मेरा कुंडरी हल्के का छत्ती बरादरी का परिवार है उनको मैंने आमंत्रित किया और उनके जैसे सुझाव मांगे तो उन्होंने एक ही बात कही कि अब इस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और आपको भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। और इसी को देखते हुए मैंने अपने हल्के की जनता से पूछकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और मेरी जनता ने कहा समर्थन वापस ले लो, अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे दिया। रणधीर जी बड़े कमाल के नेता हो आप, जनता से पूछ के ही काम करते हो। थोड़ा ये तो बताओ हमें, 2 महीने पहले जनता क्यों भाजपा को समर्थन देने के लिए आपसे कही और इन 2 महीने में नायब सैनी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया जिसके चलते जनता ने आपको निर्देश कर दिया अब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो जाओ? 2 महीने पहले जनता ने नहीं कहा था। अच्छा, जनता ने 4.5 वर्ष पहले कहा था जी। और तभी से लेकर कल तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ थे। लेकिन जो पिछले 10 दिनों का फीडबैक आया जी, जब मैंने जनता से पूछा क्या कारण है तो उन्होंने बताया आज बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसानों के साथ जो किया वो बड़ा मुद्दा है, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, गरीब आदमी जिसकी जो फैमिली आईडी है उससे गरीब आदमी का बड़ा नुकसान हुआ, किसी के राशन काट के, किसी के पेंशन कट गई। और जो शहरों के अंदर नगर पालिका जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई है उससे भी जनता बड़ी परेशान है। इन सब बातों को लेकर जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आप अपना आने वाला समय भविष्य सुरक्षित समझते हो तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेना होगा। अगर आप दोबारा कुंडरी हल्के की सेवा करना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको बाहर आना होगा। यही कारण था। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 31 वर्षों तक रहे हूं। 31 वर्ष जी, एक लंबा पीरियड। 1993 से जब मेरा टिकट 2019 में काट दिया, उस टाइम भी मेरे को जनता ने उम्मीदवार बनाया था इंडिपेंडेंट जी। और जब मैं चुनाव जीत गया था जनता ने कहा बीजेपी को सपोर्ट कर दे
और अब भी मैं 10 दिन से अपने कार्यकर्ता की पूछ रहा था क्या करूं। जनता ने कहा, मेरे ईश्वर प्रिया जो मेरी छत्तीस बिरादरी की जनता है जिन्होंने मेरे को विधायक बनाया, उन्होंने कहा इस सरकार से समर्थन वापस लो, और हमने कल ये निर्णय ले लिया। अरे गोलन जी, लेकिन लोग कहते हैं कि रणधीर गोलन जी इस बात से नाराज हो गए कि खट्टर जी को भी अपनी सरकार के लिए रणजीत चौटाला पसंद आए और नायब सैनी भी जो है चौटाला जी को ही पसंद किए। गोलन साहब के इतने साल की सेवाएं जो भाजपा के साथ रही वो अभी भी पसंद ना आई, इसलिए अब गोलन साहब को भी भाजपा पसंद नहीं रही, नायब सैनी पसंद नहीं रहे। कितनी सच्चाई है इस बात में? आपकी वरिष्ठता का, आपकी योग्यता का, जनता के साथ आपके जुड़ाव का सम्मान नहीं किया भाजपा ने, इसलिए आप लगा कि अब भाजपा के साथ नहीं रहना। नायब सैनी मेरा छोटा भाई है, उससे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, और लोकसभा का चुनाव पिछली बार 54,000 वोटों से पुंडरी विधानसभा जिताएगा। हम ही लोग उसको जिताने वाले थे। और आपको हिमांशु जी बताना चाहता हूं, जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पुंडरी हल्के में अपनी औकात का पता लग जाएगा, कहां खड़ी है। दावे के साथ कहता हूं। हाँ गोलन साहब, तो मैं भी तो वही सवाल कर रहा हूं आपसे कि नायब सैनी आपको छोटा भाई है, पर आपको लगता है बड़े भाई का सम्मान नहीं हुआ। जब मंत्रिमंडल में लेने की बात आई तो रणजीत चौटाला इस बार भी स्थान पा गए। गोलन साहब को इस बात के लेकर नाराजगी है, जनता में इस बात को लेकर गुस्सा है पुंडरी की, भाजपा के प्रति इसी कारण से शुद्धता है। क्या कहते हैं गोलन साहब, या ठीक किया था? बड़े तो रणजीत चौटाला जी हैं, इसलिए आप सबके बीच में रणजीत चौटाला जी को मंत्री बनाया। गोलन साहब को इस बात को लेकर कोई नाराजगी वाराजगी नहीं है? मेरे को मंत्री पद को लेकर कोई नाराजगी नहीं जी, लेकिन मेरी जनता में, मेरे छत्तीस बिरादरी के भाइयों में पूरा गुस्सा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। तो इसलिए जनता का गुस्सा आप बाहर आ गया है, और जो जनता का गुस्सा बाहर आया है उसका परिणाम तो बीजेपी को भुगतना तो पड़ेगा। जनता का गुस्सा बाहर आया और वो गुस्सा 3 विधायकों की नाराजगी के रूप में सामने आया। इस गुस्से को जनता के बीच सामने लाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ बिशन लाल सैनी जी हैं, विधायक है कांग्रेस पार्टी के। तो बिशन जी से पूछ लेते हैं, अपने नेताजी के द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों के प्रति बिशन जी आप कितने सहमत हैं? या आपको लगता है तमाशेबाजी में पड़ गई कांग्रेस? अच्छा वाला चुनाव था, चुनाव को निपटा लेते। 2 महीने पहले समर्थन मिला हुआ है नायब सैनी को सदन में, सरकार वर्ग कहां बदलेगी? क्या कहते हैं बिशन जी, तमाशा है या कुछ गंभीरता है? देखो, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो है तो ये तमाशा ही जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाशा नहीं है। अब 5 साल हो गए लगभग, और 5 साल में वो कहेगा ना कि भाई देर आया दुरुस्त आया। ये देर से आए पर दुरुस्त आए हैं। मैं तो इसको गोलन साहब को तो शुरू से मेरा ये रिश्तेदार है, शुरू से इसको कहता आया हूं कि तू कहां पड़े है। ये जमात कभी भला करने वाली नहीं है लोगों का, इसको छोड़ करके इधर आजा, तेरी बातचीत कराता हूँ। अगर लंबी सेवा करनी है लोगों की तो वहां बैठ के सेवा नहीं हो पाएगी। अगर सेवा करनी है तो कांग्रेस की तरफ आ जा। मैं भी कई पार्टियों में इधर उधर भटक करके आखिरकार यहीं आया था। तो इसलिए इनसे सारे से आज मैं इतना प्रसन्न तो हूं खैर कि भाई इन्होंने ये जो काम किया है एक प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर हलचल पैदा कर दी है। और ये बात सत्य है कि इनकी हलचल से बीजेपी की 2% वोट तो गिरेगी जी, 2% वोट तो गिरनी है इनकी हलचल से। ये इतना फायदा तो कर गए हैं जाते जाते जी। रही बात ये कि जैसा कि नायब सैनी जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तो कुर्सी से मतलब है, कांग्रेस को तो इस चीज से मतलब है। कुर्सी से मतलब तो भाई सबको है, तेरे को भी है, मेरे को भी है। खट्टर साहब को कुर्सी इतनी प्यारी लगी, छोड़ ही नहीं रहा।
अभी भी वो इन भावनाओं के अंदर बह रहा है कि मैं ही सीएम हूं, जी कि मैं ही सीएम हूं। उसको सीएम का आभास हो रहा है। जहां चलता है इस प्रकार से गार्ड खड़ी होती है, पुलिस चंडीगढ़ से लेकर के जमनगर तक खड़ी होती है भाई, जैसे सीएम। अरे सीएम तो पहले भी रहे हैं, चौटाला साहब भी रहा है, बंसीलाल जी भी रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा भी है, अपने 2-2 3-3 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं। और ये तो वहां से लेके यहाँ तक इसके तो जगह जगह नाक्यों पर पुलिस ही खड़ी होती है। इतनी तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह का नाम नहीं कोई जान रहा है प्रदेश के अंदर। जी नायब सिंह को तभी जानेंगे जब ये कुर्सी का मोह जो है अपने खट्टर साहब छोड़ेंगे। जी मैंने को नायब सिंह को भी वहां स्टेज पर कहा था, भाई जिस प्रकार से कोई मुख्यमंत्री कोई ऐसा बढ़िया काम कर जाता है, चाहे वो समाज के लिए कर जाए या अपने हरियाणा के लिए कर जाए, ऐसा काम कर जा जिस प्रकार से देवीलाल ने किया था ना। जी एक पेंशन ऐसी लगा 100 रुपए, उसको याद रखते हैं। और देवीलाल ने एक ऐसा काम किया था कि ये जो चुंगी लगती थी इसको खत्म कर दिया था एक ही ऑर्डर से। भाई आप भी देवीलाल की तरह मुख्यमंत्री हो, आप भी कोई ऐसा काम करके जाओ जिससे लोग याद रखें। जगह जगह इसके आप ठीक है, ये हमारा एक रिवाज है पैरों को हाथ लगाना, जगह जगह बार बार पैरों को हाथ भी मत लगा, कुछ अपना भी दिखा। अच्छा एक बात बताओ बिशन लाल जी, ये नायब सैनी के इतने बड़े हितैषी आप हो, उनको देवीलाल की तरीके से कुछ करने के लिए आप आग्रह कर रहे हो, पर खुद भजनलाल होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों नायब सैनी को जमने से पहले उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो आप? थोड़ा ये तो बताओ आप। अगर वाकई नायब सैनी का आप इतना भला चाहते हो तो 2 महीना ना हुए अभी मुख्यमंत्री बने हुए, आप ये काहे के लिए रणधीर जी वगैरह इन सबको साथ में बिठाने लगे? नहीं, मैं एक बात बताओ, अब ये 3 आजाद एमएलए आए हैं हमारे पास जी, कोई मैं तो इनको बुलाने गया, मैं तो इनको बुलाने नहीं गया, अपने आप ही आगे बेचारे। अरे कैसी बात कर रहे हो? अभी 5 मिनट पहले इसी कार्यक्रम में आप बोले मैं तो कब से लगा था रणधीर जी के साथ, कहां लगे हो वहां पर, यहीं आ जाओ यहीं आ जाओ यहीं आ जाओ। 33 साल बाद सुना रणधीर जी ने आपकी बात को गंभीरता से। अभी तो आप अपनी प्रसन्नता बता रहे थे मुझे, बड़ा खुश हूं मैं, रणधीर जी आ गए मेरे पास। तो फिर इस बात से तो ये गोलन से तो मैं खुश हूं, जो ये हमारे साथ आया चल के। मैं क्यों दुखी हूँ इस बात से? नहीं अभी आप बोल रहे हो ना मैं बुलाने नहीं गया, अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे मैं कब से बोल रहा हूं मेरे रिश्तेदार हैं, आ जाओ यहीं आ जाओ यहीं आ जाओ यहीं आ जाओ, आ गए। अब आप बोल रहे हो मैं थोड़ी बुलाया। वो तो ये बैठा है, इससे पूछ लो कि मैंने कितनी बार कहा इसको आने के लिए, जी पूछ लो जी एक इसको छोटी सी झंडी वाली कार से दे रखी थी, उसी में घुसता। जी, उसमें क्या रखा था? उसमें क्या रखा था? तो क्या मिलना चाहिए था? मंत्री बनाना चाहिए था इनको, आजाद था ये, इसकी वोट की जरूरत थी जी, इसकी वोट की जरूरत थी खट्टर साहब को। अगर इसकी वोट ये वोट अपनी ना देता तो कहां से सरकार बनाता वो? तो बिशन लाल सैनी का कहना है भाई जनता का तो बाद में ठीक है, लेकिन रणधीर जी को मंत्री नहीं बनाया। मंत्री बनाना था तो मामला ठीक था। अब मेरे साथ में दीप कमल सारण जी हैं और प्रोफेसर विधु रावल हैं। मैं पहले प्रोफेसर विधु रावल जी के पास जाता हूं। क्या हुआ विधु रावल जी? नायब सैनी वो हुनर 2 महीने में ही भूल गए जिसे खट्टर साहब हमें 4.5 साल से दिखा रहे थे। एक अल्पमत की सरकार को कितने बढ़िया तरीके से वह बहुमत के साथ 4.5 साल निकाल ले गए। ये क्या हुआ? 2 महीने में ही भाजपा को पूरे देश में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिन सवालों का सामना भाजपा के कारण बाकी दलों को करना पड़ता था। ये गंगा सागर से गंगोत्री की और गंगा क्यों बह निकली भाई? प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, अल्पमत की सरकार और अल्पमत की सरकार आज भी नहीं है। ये अपने आप जो हमने 2 लोगों की बात सुनी है, एक जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी और एक जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी, इस बात से मोटे मोटे तौर पर स्पष्ट हो गया किस प्रकार से क्या तीस रही है इन लोगों की। कांग्रेस के विधायक ने बिजनेस एंड पर जब आपने बहुत कुरेदा तो उन्होंने बता दिया कि झंडी वाली एक छोटी सी कार मिली हुई थी। अच्छा, मुझे पता चला वो झंडी वाली कार भी अब नहीं रही थी कुछ दिनों से।
दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इसको तो मंत्री बनाना चाहिए था। ज्यादा पूछने पर रणधीर गोलन जी ने भी आपको यही बात बोली कि हाँ, मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हाँ, वो कुछ लोग चाहते थे मेरे इर्द गिर्द के कि भाई हमारा जो है सम्मान हो, हमें मंत्री पद मिले। मोटे मोटे तौर पर इसमें महत्वाकांक्षाओं का खेल। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, देश की बात करने वाली पार्टी है, जनता के लिए, जन जन के लिए काम करने वाली पार्टी है। यहाँ पर महत्वाकांक्षाओं का बहुत ज्यादा अधिक महत्व नहीं रखते हम लोग। साफ तौर पर जब 12 तारीख को नायब सैनी सरकार बनी, उसके बाद अगले ही दिन यानी 13 तारीख को फ्लोर ऑफ द हाउस हमने अपना विश्वास मत रखा, जिसमें जेजेपी ने एब्सटेन किया और कांग्रेस ने वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी के पास उस दिन भी 6 नहीं 7 हमारे साथ थे, यानी 6 निर्दलीय और 7वां अलोपा के विधायक, यानी हम 48 विधायकों के साथ जो है उस दिन हमने अपना जो बहुमत है हमने फ्लोर ऑफ द हाउस साबित कर दिया था। अब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसके अनुरूप जो है नियम बने हुए हैं, वो साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहता है कि रोज रोज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, रोज रोज नहीं होगा। उसके लिए एक अवसर दिया जाएगा 6 महीने में। अगर आपने एक बार ले लिया, उसको बुना लिया, रणधीर गोलन जी ने अपने आप वोट डालकर अगले 6 महीने तक के लिए अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप जो है सीधे सीधे तौर पर अगले 6 महीने तक इनका समर्थन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रहता है। लेकिन किसी कारण से अगर ये कहीं जा भी रहे हैं तो भी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आज भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हर प्रकार से हमारे साथ अन्य जिस प्रकार से बिशन लाल सैनी जी बार बार प्रलोभन देते रहे मंत्री पद का और पता नहीं क्या क्या, रणधीर गोलन जी को जो हमने अभी आपके वार्तालाप में सुन लिया, इस प्रकार के प्रलोभन तो देते रहेंगे लोग, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसको जनता का पूरा विश्वास प्राप्त है और विधायकों का जो हमारे जरूरी विधायक हैं, आवश्यक विधायक हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। इस नाते से आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि दिस पार्टी एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल as well as the support of required MLAs। थोड़ा रुकते हैं प्रोफेसर विदु रावल जी। देखो, आपने भाजपा की प्रशंसा में दुनिया भर की बात कही, पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने संदर्भ में बात कहती है ना, वो कहती है कि हम नैतिकता के आधार पर चलने वाले लोग हैं। 2 स्थितियां हैं यहाँ पर, एक है नैतिकता, एक है तकनीक। तकनीकी आधार पर आपकी दलील बिल्कुल ठीक है। 2 महीने पहले हमने फ्लोर पर विश्वास मत साबित किया हुआ है। माननीय बाबा साहेबी ने और भी तमाम लोग संविधान सभा के सदस्य थे, उन सबकी मेहनत से बना हुआ जो संविधान है, उस संविधान के तहत 6 महीने तक आपको विश्वास मत दोबारा हासिल करने की जरूरत तकनीकी आधार पर नहीं है। पर एक बात होती है नैतिकता की। सबको पता है कुल विधायक हरियाणा विधानसभा में 88 हैं। 88 में 30 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों की संख्या है वो भी पता है, निर्दलियों की संख्या पता है। उन निर्दलियों के समर्थन से ही आपने अपना बहुमत साबित किया था, ये इतिहास की कथा है। उनमें से 3 विधायकों ने अपना मन बदल लिया, उन्होंने अपना विचार बदल लिया, उन्होंने अपना समर्थन बदल लिया और कुल मिलाकर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का दामन थाम लिया। संख्या के आधार पर समीकरण बताता है कि अब आपका सदन में बहुमत नहीं है। तो जानना यह है कि नैतिकता के लिए कोई स्थान विस्थान है या केवल तकनीकी आधार पर ही आपका ये बयान है, इसी के आधार पर अभी आपकी 4 महीने तक सरकार चलने का वरदान है? थोड़ा या तो हम तकनीक की बात करेंगे। अगर तकनीक की बात छोड़ दी हमने, टेक्निकल टर्म्स छोड़ दी हमने, तो अब सीधी सीधी बात करते हैं राजनीतिक। जी देखिए, जब हम राजनीतिक बात पर आते हैं तो जननायक जनता पार्टी जो हमें समर्थन दिया हुआ था, जिन्होंने 4.5 वर्ष तक, उन्होंने जिस दिन 12 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दिन दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी एक बैठक बुलाई थी और सभी एमएलएज को कहा था उस बैठक में पहुंचिए। थोड़ा जांच का विषय है, आपके चैनल ने बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया था कितने लोग उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और कितने लोग वहां पर मीटिंग में पहुंचे थे। अगले दिन इन्होंने अपने विधायकों को कहा था सदन में एब्सटेन करना है, पहुंचना नहीं है। खुद दुष्यंत चौटाला जी और लोग जो है 3-4 लोग जो है एब्सटेन भी किए थे। कितने लोग उसके बावजूद भी सदन में आए
और क्योंकि अब हम प्योरली जो है राजनीतिक बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल। टेक्निक की बात नहीं कर रहे। आपने मुझे उस रास्ते से हटाकर अब राजनीतिक तौर पर, हाँ, मुझे दीप कमल जी के पास जाना है ना, इसीलिए आपको मैं इस रास्ते पर लेकर आया हूँ। वो मैं एक आपके लिए भूमिका तैयार कर रहा हूँ दीप कमल जी के पास जाने के लिए। उसमें ये है कि कितने लोग उस दिन सदन में वहां उपस्थित थे और आवश्यकता पड़ने पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले थे। इसका उस दिन और आज के दिन में क्या आकलन हो गया, ये 3 लोग यहाँ पर गए, लेकिन ये 3 लोगों के अलावा कितने लोग आए जो कांग्रेस आज तक जितनी बार भी राज्यसभा की वोटिंग हुई या कोई भी कारण से वोटिंग हुई, आज तक उसके पूरे विधायक एक साथ वोट नहीं कर पाए हैं, जब से 2014 के बाद से आज तक की बात कर रहा हूं मैं तो। और रही बात जेजेपी की, जेजेपी के भी कुछ विधायक आज नरवाना में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आकर जो उनके विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा है, नरवाना के विधायक हैं, उन्होंने आकर नायब सैनी जी को समर्थन दिया है। इसके अलावा जोगीराम सिहाग जी आज सुबह से बरवाला में किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, आपका हिसार के अंदर बहुत अच्छे आपके पास जो है संवाददाता है, पता कर सकते हैं। राम कुमार गौतम जी नारनौंद के अंदर उनकी सुबह से लेकर शाम तक की, कल की, परसों की, एक हफ्ते का शेड्यूल क्या रहा है, किस पार्टी के लिए समर्थन कर रहे हैं, पता कर सकते हैं। देवेंद्र बबली जी ने तो खुद कहा है कि 12 तारीख को जेजेपी बैठक नहीं कर रही, देवेंद्र बबली जी ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। अब ये हम टेक्निकल बात नहीं कर रहे, मैं फिर से रेखांकित कर रहा हूँ, हम बात करें केवल दूसरी। और इसके अलावा किरण चौधरी जी की बिटिया की टिकट कट गई, बड़ी नाराज चल रही हैं, पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है उनका। इस प्रकार से चिरंजीवी अब हमारे साथ में हम किरण जी से क्यों पता करें, जो कुछ चल रहा है सब आपके अनुसार ही तो चलता है। आप ही बता दीजिए क्या चल रहा है, क्यों हमसे मेहनत करा रहे हैं। सर मैं तो अब जब कयास के दौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रात को सोए और सुबह उठकर बोले कि मुझे सपना में आया कि मुझे जो है समर्थन प्राप्त है। और एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैं बोल देता हूँ जी, आज की दोनों बड़े नेताओं की, दोनों पार्टी, जननायक जनता पार्टी ने कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है मेरे साथ एक डिबेट में रहे हैं और अलग अलग चैनल्स पर वैसे भी कह रहे हैं, बोलते हैं लिख कर दे दो, हमें विश्वास नहीं है। और वो कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा, जेजेपी वाले कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है भाजपा का गुड्डा। तो फिर अल्पमत में कैसी है सरकार, अल्पमत में कैसे? अगर जेजेपी भाजपा की बी टीम है तो अल्पमत में कैसे है? फिर नैतिकता वाली बात कहने का क्या अधिकार है? और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बकौल दुष्यंत चौटाला भाजपा का गुड्डा है तो फिर अल्पमत में कैसी है सरकार? ये समझा तो दो, थोड़ा सा गणित तो समझाओ, थोड़ा सा गणित तो समझाओ। दीप कमल जी हैं समझाने के लिए, दीप कमल जी से ही समझ लेते हैं। क्या कहते हैं दीप कमल जी? असल में आपके संदर्भ में तो बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आप हैं किसके साथ और किसके खिलाफ। ये हवा लगती तो दिए के खिलाफ है पर होती दिए के साथ है। क्या कहते हैं दीप कमल जी? वाकई आप अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं या कुछ ऐसे हालात रहे ताकि लोगों को आपके समर्थन का दरकार रहे, ऐसा कुछ माहौल चाहते हैं? दीप कमल जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि जो आज की परिस्थितियां जो बनी हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये परिस्थितियां पैदा हुई हमारे 3 निर्दलीय विधायकों के पासा पलटने की वजह से। और ये तीनों ही कल बैठे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, नेता विपक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो वो पक्ष में गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, और उनके पास नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। तो बॉल उन्हीं के हाथ में है, वो खेल शुरू करें एक बार, उसके बाद आपको दिखेगा जो आप कह रहे थे कि हवा के साथ हैं हम या हवा के विपरीत हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला जी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार अपना विश्वास और अपनी संख्या बहुमत की खो चुकी है और इस सरकार को गिराने के लिए जो भी प्रयास होंगे हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके पक्ष में काम करेंगे। अच्छा दीप कमल जी, एक बार बताओ, ये सरकार ने विश्वास खोया, समर्थन खोया, ये तो बात की बात है, पर आपकी फजीयत सरेआम इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? या आपकी पार्टी के सम्मानीय विधायक दे दनादन 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 जिस तरीके से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी नजदीकियां भाजपा के साथ बिता रहे हैं, अपना समर्थन नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर के साथ जता रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहते हैं आप देखो ना, प्रोफेसर विदु रावल कितने मंद तरीके से बोले, कहां लगे हो इन 3 निर्दलीय विधायकों के चक्कर में? ये जेजेपी के तो तमाम विधायक हमारे ही साथ घूमते फिरते रहते हैं। क्या कहते हैं दीपक सारण जी? देखिए सर, इस चीज को देखने के तो 2 पहलू हैं। विदु रावल जी कह रहे थे कि जब विश्वास प्रस्ताव लिया जा रहा था नायब सिंह सैनी जी के द्वारा, तब हमारे विप के बावजूद विधायक वहां पर मौजूद थे। हमारे विप की लैंग्वेज थी कि उनको एब्सटेन करना है ड्यूरिंग द वोटिंग। जी,
विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान आपको अनुपस्थित रहना है। और जब सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, भले ही वो वॉइस वोट से हुआ, लेकिन उस दौरान हमारे विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। सभी विधायक उठकर सदन से बाहर चले गए थे जी। ये उन्होंने टेक्निकली हमारे व्हिप का पालन किया। इनका कहना यह है कि जब राज्यसभा का चुनाव आया या हो रहा है तब भी हमारे साथ थे, या उस दिन भी हमारे साथ थे जब पार्टियां अलग हो गई थी सरकार से हमारी पार्टी। हमारा नजरिया ये है कि हमारी पार्टी के विधायकों ने, भले ही कोई नाराजगी रही हो, अलग विचार रहे हो, हमारी पार्टी के व्हिप का कभी आज तक अनादर नहीं किया है। अब अगर कोई मौका आया और करेंगे तो पार्टी सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी भाजपा को आप इतना नौसिखिया मानते हो क्या कि आपके व्हिप का उल्लंघन करा देते और उनकी सदस्यता गंवा देते? बड़ी हुनरमंद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये आपके व्हिप का सम्मान था या भारतीय जनता पार्टी का जोड़ तोड़? भाजपा को जो मजा आपकी पार्टी में आपके विधायकों को बनाए रखकर आपकी पार्टी के नेताओं की धूल झाड़ने में आता है, वो इनकी सदस्यता गंवाने के बाद में कहां काम के रह जाते हैं? क्या मानते हैं दीप कमल जी, भाजपा आपके साथ खेल रही है या आप भाजपा के साथ खेल पा रहे हैं? अब आपने देखिए अब बात छेड़ी है तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा ने जो असली खेल खेला है वो तो रणधीर गोलन जी, गोंदर जी, सांगवान जी, जो ये निर्दलीय विधायक हमारे 4-5 साथी है, राकेश दौलताबाद जी, जिनको सिर्फ एक रणजीत चौटाला जी की छत्र छाया में साथ लगाए रखा। कितने मौके आए, विनोद तावड़े जी आए, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया हमारे इन सभी निर्दलीय विधायकों को, इनके दिल में बड़े अरमान जगे कि अब कुछ होने वाला है। उसके बाद दूसरे विप्लव देव जी आए, उन्होंने बुलाया इन सबको लंच के लिए, चाय के लिए। फिर इनके मन में अरमान लगे, मुझे ध्यान है गोलम जी तो कह रहे थे कि हाँ अब कुछ बनेगी बात, हमें तो लगा था कि अब ये बनेगी हुई कुछ बात। उसके बाद फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इनके अरमान जगाए, फिर नायब सिंह सैनी जी ने इनके अरमान जगाए, लेकिन खाली के खाली हाथ देना तो सिर्फ एक रणजीत चौटाला जी को था। और सिर्फ मंत्री ने लोकसभा की टिकट भी उनको दे दी जी। सारा जो कोटा था 6-7 निर्दलीय विधायकों का, सारा कोटा एक ही व्यक्ति पर, एक ही जगह पर रखा। और बात देखिए ये है सारी की सारी, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से उम्मीद करें कि इस परिस्थिति में वो कोई आगे एक कदम आगे बढ़ाएंगे, मुझे उनका राजनीतिक चरित्र ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो ऐसे हिम्मती राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं। उनको 67 विधायक भजन लाल जी ने जीतकर गिफ्ट किए थे, उसके सहारे उन्होंने 5 साल सरकार ठीक चलाई, लेकिन उसकी भी जब परीक्षा का वक्त आया तो 67 से घटकर 40 पर रह गए। और जब 10 साल पूरे करने को हुए तो लोकसभा में सांसद 10 से घटकर 1 पर आ गया और विधानसभा में सिर्फ 15 विधायक रह गए। उनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति और ऐसे गट्स नहीं है कि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में कहीं से झपट कर सरकार ले ले, किसी की सरकार गिराने की हिम्मत दिखा दे। ऐसे व्यक्ति तो नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। वो ठीक है, हाँ अच्छा है, ये भी आ जाए वो भी आ जाए। मैं आपके अच्छा एक बार बताओ दी कमल जी, इतने लचर किस्म के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इतने नाकाबिल हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इतने क्षमतावीन हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर भी ऐसे व्यक्ति को समर्थन देने के लिए आपकी पार्टी के सम्मानीय नेता दुष्यंत चौटाला हम ही क्यों भर रहे थे आज सुबह? वो करें हम देंगे साथ, हम रहेंगे साथ। जब आपको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस लायक हैं, तो फिर इतने बहादुर, इतने दिलेर, इतने साहसी, इतने पराक्रमी दुष्यंत चौटाला जी उनका साथ देने के लिए क्यों तैयार हो गए भाई? हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए थोड़े साथ दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में एक सरकार ऐसी स्थिति में आ गई है, ऐसी सरकार चल रही है जिसके पास बहुमत नहीं है, तो एक राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसी सरकार के बारे में सवाल तो खड़ा किया जाए। एक बॉल तो फेंक कर देखें कि जो सरकार संख्या बल पूरा नहीं है जिसके पास, उसको नहीं चलना चाहिए। ये प्रदेश इतने नहीं है, हम इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। और जहां तक बीच में आपने एक विषय दूसरा छेड़ा था, मैं उसको थोड़ा सा आपसे अनुमति लेकर टच करना चाहूंगा कि ये लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ और कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं, अलग अलग दलों के नेता, हमारे नेता। देखिए सब कोई भी विधायक बने उसके पास 2000, 4000, 6000 अपने निजी वोट होते हैं जी। उन वोटों को हाथ के निशान पर या कमल के निशान पर गिरवाना है लोकसभा चुनाव में बस, और उनका जो विधानसभा में मौजूद है वो खत्म करना है। और सबसे बड़ा काम तो भजनलाल परिवार के साथ हो गया। भजनलाल परिवार को बीजेपी में ज्वाइन करवाया, पूरे प्रदेश की राजनीति करने वाले परिवार को एक विधानसभा सीट तक सीमित किया। अब भजनलाल जी का वोट पूरे प्रदेश में कहीं पर भी है, उसकी कोई गिनती नहीं। वो सारा का सारा हाथ के कमल के निशान में मर्ज हो गया, गायब हो गया, गुम हो गया। वो जैसे पानी में कोई चीज घुल जाती है, अब उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रही। एक किस्सा मैं आपको आपसे अनुमति से सुनाना चाहता हूं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होते हुए सुनाते थे विपक्ष के बारे में जी।
हुड्डा साहब सीएम होते हुए अपनी रैलियों में बड़े शौक से किस्सा सुनाते थे कि एक किसान की भैंस गुम हो गई और भैंस को ढूंढने के लिए किसान और उसका बेटा खेतों में और जंगल में और नदियों किनारे घूमने लगे। भैंस नहीं मिली तो बीच में एक भोलेनाथ का शिव जी का मंदिर आ गया। वहां जाकर किसान और उसका बेटा बैठ गए। किसान ने कहा, भोलेनाथ मेरी भैंस 4 किलो दूध देती है, भैंस ढूंढवा दो, 4 किलो में से 1 किलो दूध शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा रोज। और फिर ढूंढने चले गए। थोड़ी देर में आए, फिर बोले कि 2 किलो दूध चढ़ाऊंगा 4 में से। और फिर भी जब भैंस नहीं मिली तो आखिर में आकर बोले, भोलेनाथ भैंस ढूंढवा दो, चारों के चारों किलो दूध शिवलिंग पर ही चढ़ा दिया करूंगा मैं तो। जैसे ही उन्होंने बात कही, बेटा जो साइड में बैठा था वो कूद के पड़ा, बोला मेरे क्यों चक्कर कटवा रहे हो? जब दूध शिवलिंग पर चढ़ाना है तो फिर मेरे क्यों चक्कर कटवा रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ भैंस मिलेगी तो दूध मिलेगा। किसान ने समझाया, बेटा इस भोलेनाथ से तो भैंस ढूंढवानी है, एक बार भैंस मिल जाए फिर मैं इसको भी देख लूंगा, सारा दूध हमारा ही है, ये इसके से तो बस भैंस ढूंढवानी है। और ये किस्सा सुना के भूपेंद्र हुड्डा जी कहते थे कि विपक्ष के लोगों की भैंस गुम हो गई है और वो भैंस पाने के लिए कभी एससी समाज के पास जाते हैं, कभी महिलाओं के पास जाते हैं, कभी इसके दरवाजे जाते हैं, कभी उसके दरवाजे जाते हैं, कहते हैं कि मेरी सरकार दिलवा दो, मेरी सरकार दिलवा दो, तुम सबके बारे न्यारे कर दूंगा। ये जो विधायक अभी जा रहे हैं हुड्डा साहब के पास, ये इसी चाव में जा रहे हैं कि हुड्डा साहब उनके बारे न्यारे करेंगे। लेकिन हुड्डा जी मन में जानते हैं कि इन सबके बूते एक बार 2-2, 4-4 हजार वोट दीपेंद्र हुड्डा को पड़ जाएं, जयप्रकाश को पड़ जाएं, उधर सुशील गुप्ता को पड़ जाएं, उधर बुद्धि राजा को पड़ जाएं, इनके सहारे एक बार वोट पड़ जाएं बस, उसके बाद इनको तो मैं अपने आप देख लूंगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच है जो उन्होंने कई बार दीपक जी ये बताओ, देखो हुड्डा जी में इतना दम है ना, इतना आकर्षण है कि अभी भी 2000-4000 वोटों की इच्छा रखते तो विधायक उनके पास चले जा रहे हैं। भाजपा में भी ये दम दिखता है, कुछ लोग उनके पास चले जाते हैं। पर चौटाला परिवार तो बड़ा प्रतिष्ठित परिवार रहा है भाई। देवीलाल जी की विरासत का दावा करते हैं आपकी पार्टी के नेता लोग, आपके पास कोई नहीं आ रहा, सब आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इस पर क्या कहोगे? इस लाचारी पर, इस बेबसी पर, इस दीनता पर, इस दारिद्र्य पर दीप कमल जी, अपने भी साथ ना रहे, दूसरे तो जुड़ने की बात दूसरी है। वो देवेंद्र पब्लिक क्या बोलते हैं भाई, वो जोगीराम सिहाग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं आपके संदर्भ में, आप देख रहे हैं। इसीलिए तो प्रोफेसर साहब कैसे मंद मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। देखिएगा ना, हम बताएंगे हमारे साथ कौन कौन है, वो क्या बता रहे हैं। वो कुल मिलाकर जो आपके साथ थे उन सबको प्रोफेसर विदु रावल अपने साथ मानकर चल रहे हैं। हाँ देखिए, इस मामले में तो हमको आप अलग मान लीजिए कि लोगों को बहला फुसलाकर या कोई भी लारे लगाकर, कुछ भी वादे करके या कोई भी सपने दिखाकर अपने साथ जोड़ने में हमारी पार्टी यकीन नहीं रखती है। और यहाँ तक भी जो लोग गए हैं पार्टी छोड़कर पिछले 2 महीने में, एक निशान सिंह जी के यहाँ जरूर दिग्विजय गए थे उनको मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारे सम्मान, और मैं आज भी उनका सम्मान करता हूँ, अध्यक्ष रहे हमारे 6 साल तक। उसके अलावा बाकी लोग चाहे अब बोल रहे हैं या चले गए जी, किसी के प्रति हम पीछे पीछे नहीं गए उनके पीछे पीछे कि अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है कि कुछ फिल्टर हो रहा है, कुछ शुद्धि हो रही है, कुछ मजबूत लोग पता चल रहा है कौन है कौन नहीं है और कौन हवा के साथ बहते, क्योंकि ये हवा सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव की वजह से, हमारी सरकार भी गई है, ये भी तो देखा जा रहा है, ये भी तो देखा जा रहा है कुल मिलाकर। लेकिन मैं वापस आता हूं रणधीर गोलन जी के साथ। और रणधीर जी, अब तक की बातचीत में एक बात समझ में आ रही है, ये सरकार तो कहीं नहीं जा रही है, आप भले ही चले गए तो इतने ना समझ तो आप भी नहीं हो। 32-33 साल का आपका राजनीतिक जीवन है, निर्दलीय भी चुनाव आपने निकाला हुआ है। ये नायब सैनिक को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए आप इधर आए हुए हैं, या इस मौके पर आकर अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े इसलिए आप सब लोग यहां आए हुए हैं? असल मंशा क्या है, थोड़ा सीधे सीधे बताओ ना रणधीर जी। नायब सैनिक की मुख्यमंत्री पद से विदाई, भाजपा की नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की दुहाई, या अगले चुनाव में अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस से जताई? रणधीर जी देखिए, अब षड्यंत्रवाद की नहीं, और जहां तक आपने की तैयारी जी, मैं 4.5 वर्ष पहले देखने पहले विधायक बना था, और तभी से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी जी। जब किसान आंदोलन जारी था, रणधीर गोलन एक ऐसा विधायक है पूरे हरियाणा के अंदर जी
जिसने 24 अक्टूबर 2021 को एक बड़ी जनसभा पुंडरी में की थी, और उस जनसभा में माननीय 2 विधायक राकेश दौलताबाद और धर्मपाल गंदर मौजूद थे। और मैंने उसी समय नारा दिया था कि फिर एक बार छत्तीस राजवी और गोलन सरकार। जी, मैं किसी के टिकट के चक्कर में नहीं, हम तो प्रदेश की जनता, अपने हल्के की जनता के पक्ष में है। जो मेरी हल्के की जनता ने कहा वो निर्णय मैंने लिया है। जी, और इस चीज का तो 4 जून को पता चलेगा। नहीं 4 जून तो ठीक है। गोलन साहब पहले ये बताओ, ये 12 मार्च 2024 को जब नायब सैनी जी ने शपथ ली और 13 तारीख को विश्वास मत में शामिल होने के लिए आप चंडीगढ़ पहुंचे, उससे पहले अपने इलाके की जनता से बात क्यों नहीं की आपने? क्यों जनता से नहीं पूछा ये मैं नए मुख्यमंत्री को समर्थन दूं या नहीं दूं? ये 2 महीने बाद आपको जनता की बात सुनने का क्यों सूझा? थोड़ा ये बताओ ना आप। जब आप इतना ही जनता की मानकर, पूछकर, समझकर काम करते हो तो नया मुख्यमंत्री था ना, तब क्यों नहीं पूछा आपने? बात सुनने का प्रयास करो। 4.5 वर्ष पहले जब भाजपा को समर्थन दिया, और जब 12 मार्च की बात आप कह रहे हो, मनोहर लाल जी का मैसेज आया था, आप आइए। हम तो अपनी विधानसभा के अंदर थे और हमने कहा हम नहीं आ सकते। तो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी नवीन बोला, गोलन साहब समझे करो, जरूरी आना। गए हम, हमारे पास साइल करा लिए। मैं के चक्कर है जी? बोला मना अपना रिजाइन देना है मुख्यमंत्री से और दोबारा सब चलेंगे। मखा हमने तो आपको समर्थन दे रखे, किसी और से थोड़ी दिया। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ही हूं। मैं करा लो जी साहब। हमने थोड़ी पता था भाई सीएम बदलेगा, मनोहर लाल पता था मैं बदलूंगा, उन्हें किसी को नहीं बताया। अगर कोई धोखे में साइन करावा करा लो, लेकिन उसका नुकसान तो जनता देवेगी उनको 25 तारीख को जी, उसका पता लग जाएगा। जो कौन 10 की 10 बीजेपी, 10 बीजेपी, 25 तारीख को वोटिंग होगी और जन को उसका परिणाम आएगा, उसका पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को भाई कितनी सीट आएंगी, आप देख लेना। अच्छा गोलन साहब, 2 बातों का उत्तर दीजिए। वो इन्होंने साइन ये कह कर है वो तो ठीक है, पर 13 मार्च को जब विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे नायब सैनी, उस समय रणधीर गोलन जी ने क्या किया था? विरोध किया था, अपनी असहमति जताई थी नायब सैनी पे। एक सवाल तो ये। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि 4.5 साल आप इस सरकार को समर्थन देते रहे, अब आप बता रहे हो कि इस सरकार ने काम ठीक नहीं किया, जनता की हालत ठीक नहीं है, प्रदेश की हालत भी ठीक नहीं है और देश की हालत भी ठीक नहीं है। तो भाई ये हालत जो ठीक नहीं है उसमें आपका समर्थन भी साथ में शामिल था। जनता माफ कर देगी आपको कि 4.5 साल तक आप जिनके साथ बने रहे और जिसके चलते प्रदेश ठीक नहीं है, अब आप ठीक रहोगे, बाकी ये पार्टी और ये सरकार ठीक नहीं रहेगी। थोड़ा ये बताओ नरेंद्र जी। क्या क्या दोबारा सवाल करो। 2 सवाल है मेरे। एक कि 13 मार्च 2024 को जब सदन में विश्वास मत रखा गया था नायब सैनी के द्वारा, उस समय पे आपने क्या किया था? आपने नायब सैनी को समर्थन दिया था या आपने नायब सैनी को समर्थन नहीं दिया था? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल यह है कि आप हमें ये बता रहे हो कि इस 4.5 साल की भाजपा की सरकार में हरियाणा का सत्यानाश हो गया। आपके सीधे शब्दों में, इतनी महंगाई है, इतनी अराजकता है, इतनी नाराजगी है और जनता इस सरकार को पसंद नहीं कर रही है। तो ये सरकार तो आपके समर्थन से रही, तो क्या आपके खिलाफ जनता की नाराजगी नहीं रहेगी कि कैसे लोगों को आपने समर्थन किया? इसकी कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ जाएगी? तो ये 2 सवाल है मेरे। आप मेरी जनता का पूछो। मैं तो 24 घंटे 4.5 साल अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। 24 घंटे जी। मैं कभी चंडीगढ़ नहीं रहा कभी मैं जी। मैं तो पुंडरी रहता हूँ जी। हल्के की जनता में रहता हूँ और मेरे हल्के की जनता मेरे से संतुष्ट है और वो जानते हैं भी जो हम कहेंगे वो हमारा विधायक निर्णय लेता है और लिया है मैंने। मेरा कोई स्वार्थ नहीं।
रणधीर गोलन जी, थोड़ा मैं आपकी बात समझ पाने में नाकाम रह रहा हूं। आप हमेशा जनता के बीच में रहते हो और जनता भाजपा को पसंद नहीं कर रही, ये बात आपको 4.5 साल बाद तब समझ में आई जब लोकसभा का चुनाव है। ऐसा दोनों काम आप कैसे कर लेते हो? जनता की बात 4.5 साल बाद आप सुन पाए? 4.5 साल तक आपने जनता की नहीं सुनी, जनता के बीच रहते हो। 4.5 वर्ष पहले जनता ने नहीं कहा, बोला ठीक है सरकार काम कर रही है, लेकिन अब समय आ गया चुनाव का जी, जनता के ध्यान में आ गया, सरकार पलटनी है। ये जनता की ताकत है जी। और आज जनता विपक्ष कुछ नहीं है, आज जनता बोल रही है बीजेपी की सरकार हरियाणा में ठीक नहीं है। ये बात जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। तो जनता ने कहा कि सरकार पलटनी है तो रणधीर गोलन जी पलट गए। प्रोफेसर विदुर रावल कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर हम वापस बिशन लाल सैनी जी के पास चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जनता की आवाज सुन रहे हैं रणधीर गोलन जी, समझ में आ रहा है आपको? रणधीर गोलन जी ने रैली भी की थी और जिस समय रैली की थी उस उससे पहले इनके साथ कुछ अभद्रता हुई थी। कुछ तथाकथित आंदोलनकारी जो थे उन्होंने कुछ अभद्रता की थी, उसके खिलाफ जाकर इन्होंने ये चैलेंज देकर किया था कि अब मैं जो है ये रैली कर रहा हूं और इसमें आकर दिखाऊं, और इन्होंने रैली की, उसके लिए साधुवाद है। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि 54,000 की वोट से भारतीय जनता पार्टी 2019 की लोकसभा सेगमेंट जीती है, फिर खुद ही ये दोनों डेट्स बता रहे हैं 25 मई और 4 जून। 25 मई को वोटिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी। तो अब 4 जून को ये भी रणधीर गोलन जी को समझ आ जाएगा कि अगर इनकी असेंबली सेगमेंट जो जहां भी 38,000 केवल वोट लिए थे इन्होंने, हालांकि वो जीत के लिए काफी थे। हम तो 54,000 के मार्जिन से असेंबली सेगमेंट जो है लोकसभा के चुनाव में जीते थे। 5 महीने बाद इन्हें कुल ही 38,000 वोट पड़े थे। उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इनके साथ 25 मई और 4 जून को ठीक ठीक रहने वाला है, और 4 जून को जो है अगर इनका जो 8, 9, 10,000 का जो मार्जिन था उससे अधिक मार्जिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत जाती है, तो क्या रणधीर गोलन जी जो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, नहीं जीत पाए थे क्योंकि वहां एक परंपरा सी बन गई थी। 25 साल हो गए पुंडरी में जो है किसी पार्टी को जीते हुए, निर्दलीय ही जीत रहे थे। निर्दलीय गए और उस परंपरा में ये किस प्रकार से फिट हो गए और दोबारा जीत गए। तो क्या इसको मान लें हम कि रणधीर गोलन जी जनता के आवाज पर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? दूसरा, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें कह डाली। उन्होंने कहा हम ऐसी पार्टी नहीं है जो बहला फुसलाकर जो है ले आती है। तो जरा बता दें, टिकट जब इन्होंने 2019 में वितरण किया था, उस वितरण के 1 घंटा 2 घंटा पहले तक रामकरण काला जी विधायक जी कहां से थे, कौन सी पार्टी में थे? ईश्वर सिंह जी कौन सी पार्टी में थे? राम कुमार गौतम इनके साथ थे क्या? देवेंद्र बबली इनके साथ थे क्या? जिन्होंने पूरा कुनबा ही जो है वो भानुमति का जोड़ा हो। और आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमांशु जी, 25 साल से ये जो है लोकोक्ति खूब सुन रहे हैं, 25-30 साल से देश की राजनीति में, कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये कुनबा जो जेजेपी ने जोड़ा था, जो आज जो है 5 साल से पहले भी बिखरता हुआ दिख रहा है, तो ये किस प्रकार की मजबूती की बात कह रहे हैं? दूसरा, इन्होंने कहा कि निजी वोट होती है सभी विधायकों की। अब ये निजी वोट के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी हारती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को 2024 के अंदर जो अगले 4-5 महीनों में जो चुनाव आने वाला है उसका भी ध्यान में आ जाएगा? बड़ी बात क्या है, इनमें से कोई भी जो है आतुर नहीं दिख रहा राज्यपाल जी के पास जाकर ये बोलने के लिए ये सरकार अल्पमत में है। इसकी बजाय टीवी स्टूडियोज पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जरूर कह रहे हैं अल्पमत में है, और फिर खुद ही बता रहे हैं कि अल्पमत में कैसे नहीं है। अपने एक दूसरे पर विश्वास नहीं है इनको। अच्छा, एक बार बताओ प्रोफेसर विदुर रावल साहब, चुनाव का समय है, आदमी अपने समय का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा? अब आपका जैसा इकबाल रहता है, जैसा आपका प्रभाव रहता है, जैसी आपकी दमदारी रहती है, लगता होगा राज्यपाल के पास जाके क्या होगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो पहले से ही सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं सरकार का कुछ होने जाने वाला नहीं है, 6 महीने तक विश्वास मत आने वाला नहीं है। तो फिर जाके जनता के पास जाए जहां से वोट आने हैं, इधर से तो कुछ आना नहीं है। अब इतना भी ना समझ आप विपक्ष को क्यों चाहते हो कि वो इतना नासमझी पूर्ण व्यवहार करे, चुनाव प्रचार छोड़कर चंडीगढ़ के राज्यपाल के चक्कर लगाए? अब ऐसा क्यों चाहते हो? तो मतलब 2 चीजें आपकी बात से मैं स्पष्ट मान लूं जी। एक कि आपका ये प्रेमिसेस की सरकार अल्पमत में है, ये गलत है आपका, यानी और भी लोगों का जिन्होंने ये बात रखी है समय समय पर, सरकार अल्पमत में नहीं है जी। दूसरा, ये सरकार किसी संकट में भी नहीं है, क्योंकि अभी ये सारा का सारा, अगर इफ इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट, इसको ऐसे ही मान लें, आपने कहा बिल्कुल समय का सदुपयोग ये जो है
लोगों में जाके करेंगे। तो दिस इज अ प्योरली अ पॉलिटिकल स्टंट। जी। और इस पॉलिटिकल स्टंट के बावजूद भी अगर पुंडरी जो कि कुरुक्षेत्र हलके में आता है, इसके साथ नीलोखेड़ी जो कि करनाल हलके में आता है, और भिवानी से जो है सांगवान साहब हैं, अगर इन तीनों हलकों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होती है तो इस बात को मान लें कि असेंबली में जो है ये लोग किस प्रकार से फेयर करेंगे, इस बात को सीधे सीधे समझने की है। आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, पराक्रम, परिश्रम और पहल। ये तीनों जो है चीजें एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं आप जाओ राज्यपाल के पास, आप पहल करो, और फिर साथ साथ कहते हैं कि हमें हुड्डा पर विश्वास नहीं है तो भाजपा का गुड्डा है जी। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि अगर ये 10 विधायक वाली पार्टी लिख कर दे दे फिर उसके बाद कुछ करेंगे। तो अगली सांस में अल्पमत को क्यों बोलते हैं? क्या ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हमारी विवेक का? क्या इस प्रकार से जो बात कह रहे हैं, और मैं कुछ चीजें इसलिए अभी संदर्भ में नहीं रख रहा हूं, जैसे मनोहर लाल जी ने आपके पैकेज में भी हमने सुना कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा में उठाओ। जब पर्दा उठेगा तो उसके बाद किन पार्टियों में पर्दा तो पहले चरण के अंदर आपने पूरा उठा दिया, किरण जी से लेकर जेजेपी के एक विधायक का नाम बता दिया। उसके बाद मासूमियत से कह रहे हैं पर्दा न उठाओ, सब कुछ उठा चुके हो। उसके बाद प्रोफेसर साहब इस प्रकार से आप हमारे को बयान दे रहे हो। लेकिन मैं बिशन लाल सैनी जी के पास आता हूं। बिशन लाल सैनी जी, आपका राजनीतिक तजुर्बा तो कमाल का है, पिछले चरण में बातचीत में समझ में आया। क्या कहते हैं, सरकार आप बदल दोगे या सरकार तो जनता के द्वारा ही बदली जाएगी? जब भी चुनाव होगा तभी आजमाइश हो पाएगी। ये आपको लगता है ये जो हुड्डा जी चिल्ला रहे हैं नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, वाकई आपको कोई उम्मीद है ऐसा हो जाएगा? ऐसे है, मेरी बात सुन, जो हुड्डा साहब कह रहे हैं आज के टाइम में, हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटे मोटे नेता नहीं है जी, वो जननायक हैं। उन जितना बड़ा नेता आज हरियाणा प्रदेश में नहीं है। जैसा कि अभी ये कह रहे, कई बात बोल रहे थे, अब सारे उधर आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और सेंटर में भी सुपड़ा साफ है। सेंटर में ना मोदी नजर कहीं आएगा, ना हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी नजर आएगा। ये आज मेरे से लिखवा लो, मैं इसको लिख के देने के लिए तैयार हूं। अब जितनी मेहनत हुड्डा साहब ने 5 सालों में की है, जैसा कि कह रहे थे कि सीटें नीचे गिर गई थी, ये जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ जिन्होंने समर्थन दिया है, इसी प्रकार से और भी तैयार है देने के लिए जी। वो 1-2 दिन उनका पता चल जाएगा। एक वो एक टेक्निकल बात एक अलग है कि सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, वो तो एक संविधान के तहत ही चलेगी, जो भी चलेगी। अगर इस प्रकार का ऐसा कोई रूल है कि 6 महीने तक दोबारा फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो फिर तो सरकार चलेगी या फिर रेंगेगी। सरकार ने अब रेंगना है, चलना नहीं है। सरकार को रेंगना है पर चलना नहीं है। पर एक बात बताओ बिशन लाल सैनी जी, आपने एक बड़ी बढ़िया बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, जननायक है। ये किस इंच टेप से आपने नापा जिसमें बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं? क्योंकि 2019 में तो लोकसभा का चुनाव लड़ा था सबसे बड़े नेता ने सोनीपत से, लाखों से हारे थे। है कि ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जी। ये मैंने कंपनी वाली बात, ये वो तो मैंने पहले बोल दिया कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जी। लेकिन आज जो है हवा पक्ष में है उद्धव साहब के जी। कई बार हवा पक्ष में नहीं होती, आज उनके पक्ष में हवा है और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है। अच्छा, हवा हुड्डा साहब के पक्ष में है, पर कभी किरण चौधरी, कभी शैलजा जी, कभी रणदीप सुरजेवाला जी, ये तूफान भी बीजेपी में गुजरते हुए दिखाई देते हैं। बिशन सैनी जी, जितने 3 ये विधायक साथ में दिख रहे हैं, ऐसे ये भी कुछ बड़े नाम हैं जो हुड्डा साहब के खिलाफ बहते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहते हो आप? कोई जगह में खिलाफ नहीं है जी। ये तो सारी बातें सही को ही होती हैं।
मसलों के जो बीजेपी के अंदर गदा है वो तो उसका तो आप बात इस बारी भी नहीं करते। जी बीजेपी निकालते लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर बैठा दिए हैं, जी जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है, घर बैठ गया ना। जी इस प्रकार से अगर मैं नाम लूंगा बहुत से लोग हैं, ये चलता रहता है। जिसकी टिकट चली जाती है उसको कुछ दिन के लिए तो ये थोड़ा सा महसूस होता रहता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मतलब कि बिशन सिंह सैनी जी, देखो नायब सैनी सरकार का क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, पर माने कि रणधीर गोलन पुंडरी से, नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदार और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। 3 टिकट तो तय हो गई ना, या संदेह है? हो गई वो तो खैर चलो ऊपर वाले का काम है, लेकिन मैं तो मानता ही हूँ कि हो गई जी इनको। अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये एमएलए ही पक्के हैं जी। ये भी मेरी बात निकलो। अच्छा, आपने जितनी विश्वास के साथ ये बोल दिया कि इन 3 की टिकट तो पक्की हो गई, अभी जो कांग्रेस के जितने विधायक हैं उन सबकी भी टिकट भी उतनी ही पक्की है ना, जितनी पक्की इन 3 की है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, टिकट तो है, देखो ऊपर वाले के हाथ में। टिकट कभी कोई एक आदमी नहीं कह सकता। अरे अभी तो आपने 3 के संदर्भ में बोला मैं पक्की है, तो वैसे ही कह रहा हूँ कि टिकट तो पक्की है, तो मान के चल रहा हूँ मैं मान के चलो, बात अलग है जी लेकिन टिकट तो मिलती है। पर टिकट तो मेरी पक्की नहीं है जी। किसी की पक्की नहीं होती। अब किरण चौधरी है, उनकी चौधरी, वो तो टिकट पक्की मान के चल रहे हैं, उसकी टिकट तो हमने नहीं कटवाई। ये तो कमेटियां हैं, पर कमेटियां बैठती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है। हुड्डा साहब से आपकी बात हो गई ना श्रुति चौधरी जी के संदर्भ में, टिकट किसने कटवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट कोई हुड्डा ने नहीं कटवाई थी टिकट जी। तो बिशन सैनी जी का कहना है कि 3 निर्दलीय की टिकट तो पक्की है, पर हम वापस आकर दीप कमल जी आपके पास ही रुक जाते हैं। सारी कहानी जितनी है ना वो आपकी पार्टी, आपके नेता और आपकी एकजुटता पर आकर ठहर जाती है। आप इतने बिखरे बिखरे हैं, इतने टूटे टूटे हैं कि इसके कारण से नायब सैनी और उनकी सरकार बड़ी एकजुट दिखाई देती है। अपने इस कमाल के संदर्भ में दीप कमल सहारण जी आप क्या कहते हैं? अगर आप 10 एक साथ होते और हुड्डा जी के कहे अनुसार एक पत्र दे दिए होते तो नायब सैनी जी के लिए शायद कुछ मुश्किल पैदा कर दिए होते, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये तो एक सीख भी है और एक नई पार्टी के लिए एक अनुभव भी है, तजुर्बा भी है कि हाँ वाकई अगर 10 के 10 एक लाइन में और एक सीध में खड़े होते तो आज कोई और ज्यादा ताकत वाली बात हम कर पाते। और इन सारी परिस्थितियों में जैसे बीच में बात आई कि सरकार अल्पमत में तो है लेकिन सरकार संकट में नहीं है जी। और संकट में क्यों नहीं है उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी के जो कमांडर हैं इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो ऐसी हिम्मत दिखाने वाले नहीं है जी। बिशन लाल सैनी जी ने कहा कि वो बड़े ऊंचे नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उनकी लहर भी कह रहे हैं, लेकिन वो नेता विपक्ष होते हुए, 2 पक्ष होते हैं ना, विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष के कमांडर के सामने एक सरकार बिना बहुमत के चलेगी, ये इतिहास में उनके नाम दर्ज हो जाएगा कि वो कमांडर थे विपक्ष के और उनके सामने एक मुख्यमंत्री बिना बहुमत के सरकार चलाते रहे और इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। और दूसरा पहलू सरकार के संकट में ना होने का ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास साम दाम दंड भेद से आगे भी कोई 2-4 चीजें हो, वो सारे हथियार इनको अपनाने आते हैं, आजमाने आते हैं, ये वो करते रहेंगे। जहां तक बात देखिए ये है। अरे एक मिनट रुक जाओ दी कमल जी, ये भाजपा के संदर्भ में इतने गुण आपने बताए 4.5 साल आपने इनके साथ बिताए, कितने हुनरमंद आप खुद भी हो लिए, कितना सीख पाए 4.5 साल में आप इनके इन गुणों को? नहीं, हम इनसे ये वाले गुण अगर सीखते तो फिर आपका जो सवाल था वो नहीं बन पाता ना कि हम बिखरे बिखरे दिख रहे हैं। तो इतने आप जो है नासमझ क्यों रहे, इतने आप फेलियर किस्म के छात्र क्यों रहे, इस प्रकार का आपने मेहनत इस किस्म की कोशिश क्यों नहीं की सीखने की? आप कहां व्यस्त रहे दूसरे चक्करों में जो ये सब नहीं सीख पाए आप? नहीं, गुजारा तो कई तरीके से हो सकता है ना, फास्ट बॉलिंग से भी हो सकता है, स्पिन बॉलिंग से भी हो सकता है, मीडियम पेस से भी हो सकता है जी। तो हमने ये चीजें नहीं सीखी, कुछ और सीखा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके 4.5 साल सरकार चला के हमारे नेता को और हमारी पार्टी को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ अच्छी चीजें
सीखी भी और नहीं भी सीख पाए हम, लेकिन ये वाले गुण तो हमने सीखने की कोशिश कम से कम नहीं की। और वाकई एक बड़ी पार्टी जो प्रोग्रेस कर रही है और जिसके सामने विपक्ष देश के स्तर पर हमेशा चित्त नजर आता है बार बार, हारी हुई बाजी भी जो पार्टी जीतना जानती है उससे सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए। लेकिन देखिए, एक बात मैं रणधीर गोलन जी के लिए कहना चाहूंगा, बार बार वो जनता टीवी पर जनता को सर्वोपरि बता रहे थे कि उनसे प्रेरणा मिली, उनका आदेश मिला, उनका सब कुछ मिला, लेकिन ये तो अपने पुंडरी हल्के की मेन स्पिरिट को ही भूल गए। 33 साल से वहां पर किसी पार्टी का एमएलए नहीं बनता है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। पार्टी के कैंडिडेट को पुंडरी की जनता बर्दाश्त नहीं करती। 1991 के बाद से छठे विधायक है लगातार जो निर्दलीय बने हैं वहां पर, और ये पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अगर इन्होंने 24 साल बीजेपी की राजनीति की, लड़े होंगे चुनाव या कोई और इनकी पार्टी से लड़ा होगा, कोई जीत नहीं पाया। ये निर्दलीय लड़े तो जीत गए, और अब अगर पुंडरी में कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर गए तो मेरे को पूरी संभावना 7वीं बार वहां से निर्दलीय ही बनेगा कोई ना कोई। ये तो अपनी जनता की भावना को नहीं समझ पा रहे। जी कमल जी, रणधीर गोलन जी का क्या होगा ये तो पता नहीं, पर आपने इतना जरूर बता दिया है कि जेजेपी का प्रत्याशी पुंडरी से जीत नहीं पाएगा, इतना आपकी समझ में जरूर है। तो कम से कम इस स्वीकारोक्ति के लिए आपको बधाई है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, तकनीकी आधार पर आपकी सरकार को दिक्कत नहीं है, पर इन चुनाव के मौके पर जब आप नए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे समय पर जिस राज्य में आपकी अपनी सरकार है, जिस राज्य में आपके 10 के 10 सांसद थे, वहां पर इन चुनाव के दौरान 3 विधायक आपका साथ छोड़ दिए, क्या यह आपको आत्मावलोकन के लिए बाध्य नहीं करता? क्या यह आपको अपनी रीति नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य नहीं करता? और क्या यह नायब सैनी सरकार के कामकाज के तरीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता कि कहां एक तरफ मनोहर लाल खट्टर थे, 4.5 साल तक तमाम अवरोधों के बाद भी सरकार को सहज रूप से चलाते रहे, और कहां 2 महीने में ही ऐसी लानत बलानत पूरे देश में हो रही है, हर तरफ सुर्खियों में है। संकट में सैनी सरकार, संकट में हरियाणा सरकार। देखो कैसा हो रहा है ना आपके साथ। डॉक्टर साहब, संकट में तो भ्रष्टाचारी हैं इस समय देश भर में। संकट में तो जो जातिवादी लोग हैं वो हैं हरियाणा में, क्षेत्रवादी लोग जो हैं वो, परिवारवादी लोग जो हैं वो संकट में हैं, और संकट में तो भाई साहब आतंकवादी हैं जिनके देश के अंदर घुस कर जो है अज्ञात लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बात मामले की संकट में कौन है, ये आपकी आज की केवल चर्चा परिचर्चा में साफ तौर पर आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी आ गया कि सरकार किसी प्रकार के संकट में नहीं है। देखिए, मैं इतनी भी ईमानदारी से कहूंगा, मैं अंगूर खट्टे है वाली बात नहीं कहूंगा, ये ईमानदारी रहनी चाहिए शुचिता के साथ साथ राजनीति में। लेकिन एक बात और स्पष्ट है, जब बिशन लाल सैनी कहते हैं कि इन 3 लोगों की टिकट पक्की है, तो कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी के अंदर जो बनता राम है, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, 19-20 हजार वोट लेकर आए थे, अब इन चुनावों में उनका किस प्रकार से रुख रहेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जबकि सब जानते हैं कि धर्मपाल गोंदर के विरुद्ध कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। अब उसका लाभ किसको मिलने वाला है? सतबीर बहाना जो है, जो पुंडरी से दूसरे स्थान पर आए थे, 28,000 वोट लेकर आए थे, केवल 9,000 का कुछ का अंतर रह गया था रणधीर गोलन जी के सामने। अब वो जो है उनके लिए भी तो विचारणीय विषय हो गया कि अगर रणधीर गोलन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से रख रही है तो उनका रुख क्या रहना चाहिए। साथ साथ मेजर निपेंद्र जी जो हैं, जो दादरी से चुनाव लड़े थे कांग्रेस में, उनके लिए भी जो है इन्होंने यहाँ आपकी डिबेट के बाद प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब तो प्रश्नों के उत्तर तो कांग्रेसियों को देने हैं, और उत्तर जो असल उत्तर है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जो असीम प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, जो भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, और जिस प्रकार से राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनता का स्नेह प्रेम और आशीर्वाद है, उसके बूते जो है मैं निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि पिछली बार 10 सीटें हम जीते थे, और इस बार 10+1 उपचुनाव करनाल का हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे, हमारा विषय था सियासी बवंडर, नायब के पास नंबर, तो नंबर तो नायब साहब के पास में है, चाहे अपनी पार्टी से पहले समर्थन कर रहे लोग दाएं बाएं हो गए हों, पर दूसरों के लोगों को दाएं बाएं करके ये अपने नंबर तो बनाए रखेंगे। लेकिन ये सवाल मौजूद है कि कोई भी जिम्मेदार दल और राजनेता जवाब नहीं देना चाहता